हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके हिस्ट्री से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण घटना जो अंकित है वो है आपका कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी जो है 54 का राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद जो था लगभग 322 ईसा पूर्व जो थी मौर्य साम्राज्य की जो थी स्थापना हुई थी। मौर्य राजवंश ने लगभग जो था 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया था और इसकी स्थापना जो थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके जो मंत्री थे चाणक्य उनके साथ साथ मिलकर जो था इसकी स्थापना की थी। ये साम्राज्य जो था पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों या आज की बात करें बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ था और इसकी राजधानी उस टाइम पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल हम जो है पटना शहर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, राजा रहे थे। दूसरे जो इसके राजा थे, सम्राट थे, वो थे आपके 298 ईस्वी से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार। उसके बाद जो सबसे प्रमुख राजा आए जो क्वेश्चन में इनका जिक्र भी किया गया है 268 से 232 ईसा पूर्व यानी 268 से 232 ईसा पूर्व तक जो थे अशोक जो थे इन्होंने शासन किया था। इसके बाद दशरथ मौर्य संप्रति शाली शुक देववर्मन शातधनवा और अंतिम जो थे बृहद्रथ जो थे इन इसके राजा रहे थे। और बात की गई है क्वेश्चन में कलिंग के युद्ध के बारे में। तो कलिंग का युद्ध जो था सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन, याद रखेंगे आप, अनंत पद्मनाभन के बीच कहीं पे आपको 261 ईसा पूर्व या फिर कहीं पे 262 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, लड़ा गया था कलिंग में। तो कलिंग जो है आजकल ओडिशा राज्य है जहाँ पे वो आपका कलिंग होता था। इसमें जो था अशोक ने राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि कलिंग के में जो बर्बरता और नरसंहार को देखकर ही अशोक का मन परिवर्तन हुआ था और उन्होंने उसके बाद जो था बौद्ध धर्म अपना लिया था। वर्ष 232 ईसा पूर्व जो था अशोक का निधन हो गया था। और ये निधन कहाँ और कैसे हुआ ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो तिब्बती परंपरा है उसके अनुसार जो था उनका देहावसान जो था आपका तक्षशिला में हुआ था। और एक शिलालेख है जिसके अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। तो एक हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, उसमें देख सकते हैं बौद्ध धर्म पे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैनल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है प्लिनी थे। तो प्लिनी कौन थे? एक रोमन राइटर थे प्लिनी, जो आपकी प्रथम शताब्दी थी। इसमें रोमन विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक व इतिहासकार प्लिनी ने जो था यमुना नदी जो है उसको जोमेनस के नाम से पुकारा था, उल्लेखित किया था। प्लिनी को गुइस प्लिनस जो कि प्लिनी द एल्डर के रूप में अधिक अधिक विख्यात है, एक प्रमुख रोमन भूगोलवेता थे। इसके अलावा प्रमुख जो आपके यूनानी और रोमन लेखक रहे हैं टेसियस है, हेरोडोटस हैं, मेगास्थनीज हैं, डाइमेकस हैं, टॉलमी हैं और प्लिनी इनका नाम आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? तो मुरुंदों द्वारा, या मुरंद भी कहते हैं हम, मुरंड। तो मुरुंडा वंश ने दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत में आधुनिक उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र के में शासन किया। तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा टाइम तक इनका शासन नहीं रहा था। तो संभवतः जो था इसके बाद जो इनके राज्य जीते गए थे वो मौर्य काल में, मौर्य
काल जो शासक हुए उनके द्वारा जीत लिए गए थे। जबकि कुषाण वंश के बारे में देखें तो कुषाण वंश जो था 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के आसपास जो था, इसमें शासन किया गया था अलग अलग राजाओं द्वारा। जो पहले जो शासक माने जाते हैं कुषाण वंश के, तो उनका नाम कुलुज कडफिसेस कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे। और अंतिम जो थे कीपू नादा जो थे अंतिम शासक माने जाते थे। कनिष्क ने जो था पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। जो पुरुषपुर है उसको हम आजकल पेशावर के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी राजधानी माना जाता था कनिष्क की, तो वो मानी जाती थी आपकी मथुरा में, जो आजकल मथुरा है आपका। और कनिष्क के समय में जो एक महान शासक थे कुषाण वंश के, जो कुषाण वंश के महान शासक थे, उन्होंने 70 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी भी आपको देखने को मिलेगा। 78 ईस्वी से लेकर 103 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके समय में जो था चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सातवाहन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक को कहा जाता था। लगभग 30 ईसा पूर्व कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन द्वारा इस वंश की नींव डाली गई थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा जाता है। इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, या नॉर्मली हम सातवाहन भी पढ़ते हैं, बोलते हैं इसको। इनकी राजकीय भाषा जो थी आपकी प्राकृत थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सातवाहन की राजकीय भाषा कौन थी, तो प्राकृत आप ही याद रखेंगे। लिपि के रूप में जो था ये सातवाहन जो थे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। और सातवाहन ने लगभग 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक, तो लगभग माना जाए तो 300 वर्षों तक, 280 से 300 वर्षों तक शासन किया था। जो कण्व वंशी सुशर्मन की हमने बात की कि इन्होंने नींव रखी थी, तो इनकी हत्या की थी सिमुक ने और सातवाहन वंश की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में था। और अपने चरम पर मानी जाती है इसकी कि 319 से 467 यानी 467 ईसा पूर्व तक जो था ये काफ़ी प्रबल था, चरम पर था। 300 ईस्वी से 467 ईसा पूर्व जो था, इसको इतिहासकारों द्वारा भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता था। साम्राज्य के शासक वंश की स्थापना राजा श्री गुप्त ने की थी। और राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त हुए थे। और इस टाइम तीनों धर्म थे आपके, हिंदू, बौद्ध और जैन। भाषाओं में संस्कृत थी, राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर मैं ईसा पूर्व बोल गया हूँ तो आप ईस्वी रखेंगे इसको याद। तो इससे पहले जो थे, जो गुप्त काल था, उससे पहले आपके कुषाण साम्राज्य था। कुषाणों के बाद जो थे फिर आपके गुप्त ये शुरू हुए। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? तो रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूट अगर माना जाए तो सबसे पुराना आपका नालंदा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो नालंदा जो था, इसकी स्थापना का श्रेय जो था आपके गुप्त शासक हुए थे कुमार गुप्त, इन्होंने 5वीं शताब्दी में की थी। इसके बाद 7वीं शताब्दी में हुए थे आपके राजा हर्षवर्धन, कन्नौज के राजा। और इसके बाद पाल शासक जो आए थे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, के साथ साथ बहुत से अन्य विद्वानों द्वारा जो था नालंदा को संरक्षण प्राप्त था। आपका नालंदा जो था 427 एडी से 1197 एडी तक आपका उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा था। यह बुद्ध धर्म की शिक्षा को समर्पित था, लेकिन यहाँ विद्यार्थी कला, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, राजनीति और युद्ध नीति की भी शिक्षा लेते थे। नालंदा में 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसमें किताबें सुरक्षित रखी जाती थी और इनकी प्रतिलिपि बनाई जाती थी।
नालंदा में कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्सिया और तुर्की तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने उस समय आते थे। अच्छा, ऑप्शन में आपका तक्षशिला भी दिया गया है, तो तक्षशिला देख लेते हैं। तक्षशिला बुद्ध शिक्षा का प्रारंभ केंद्र था। इसकी स्थापना 6वीं ईसा पूर्व की गई थी और साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। तक्षशिला चाणक्य को लेकर जाना जाता है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र तक्षशिला में ही लिखी और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेद चिकित्सक चरक ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला आज के माफ कीजिए गांधार क्षेत्र में स्थित था, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। यहाँ लगभग 67 विषयों पर जो था शिक्षा दी जाती थी। इसके संस्थापक के बारे में जो जानकारी है उसका भी अभाव है। इसके अलावा ऑप्शन में विक्रमशिला भी दिया गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार के जो भागलपुर जिले में स्थित प्रमुख बुद्ध शिक्षा का एक केंद्र था और विक्रमशिला की जो स्थापना है वो राजा धर्मपाल ने 783 एडी में की थी। 783 एडी याद रखेंगे आप। जब नालंदा में शिक्षण स्तर में गिरावट आई, उसके प्रभाव स्वरूप इसकी स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं तक्षशिला इस हिसाब से आपकी सबसे पुरानी हुई, उसके बाद आपकी नालंदा आई और फिर स्थापना हुई विक्रमशिला की। 1193 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था और यहाँ विक्रमशिला में उस समय एक बौद्ध मठ भी हुआ करता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप देख रहे होंगे कि जब ये पेपर सेट किया गया था तो शायद सभी जो इतिहास के सभी प्रमुख वंश रहे हैं वो सभी पूछ लिए गए हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जेओए का पेपर एग्ज़ाम का पेपर था और उसमें इस हिसाब से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। आगे एग्ज़ाम होंगे जैसे आपका क्लर्क का या उसके अलावा आपके कंडक्टर भर्ती आ रही है, तो ये सभी में ये क्वेश्चन कॉमन है और पूछे जाते हैं। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता था, माना जाता था? तो ऑप्शन डी गोपाल जो था, राजा गोपाल, इसका सही उत्तर होगा। पाल साम्राज्य जो था मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता था, जो कि 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक चला था। आपका पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला था। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू थे परंतु वे बौद्ध धर्म को मानते थे। तो याद रखेंगे आप, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और राजा गोपाल, और इसकी स्थापना 750 ईस्वी के आसपास हुई थी और 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो था पाल वंश रहा था, यानी 750 से 1174 ईस्वी तक। गोपाल, राजा गोपाल के बाद जो था धर्मपाल जो थे अगले राजा हुए। इसके बाद देवपाल, शूरपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल और काफ़ी राजा हुए। अंतिम जो राजा थे गोविंद पाल जो थे इसके अंतिम राजा रहे थे पाल वंश के। और पाल वंश के बाद जो था सेन राजवंश ने बंगाल पर राज किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? तो कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि थे आपके राजशेखर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजशेखर को संस्कृत कवि माना जाता है। राजशेखर ने 880 और 920 ईस्वी के बीच जो था काव्य मीमांसा लिखा था। इसके अलावा उन्होंने बलरामायण, कर्पूर मंजरी, बाल भारत और विदशाल भंजिका जैसे रचना लिखी है। बात करें राजा महिपाल की, तो राजा महिपाल जो थे 1913 से लेके 1944 तक जो थे राजा रहे थे, सिंहासन पर बैठे थे। महिपाल को इसके अलावा आप विनायक कपाल, क्षितिपाल, हेरम्बपाल,
और उत्तर पथ स्वामी इन नामों से भी जानते हैं। महिपाल के बाद राजा महिपाल के बाद इनके उत्तराधिकारी महेंद्रपाल हुए थे। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश जो है इसका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश ने की थी उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था इल्तुतमिश। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुब उद दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक जो था इसने शासन किया था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। तो इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और साथ साथ ही गुलाम भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था खुद महमूद गौरी का गुलाम था। तो महमूद गौरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। और एक ज़रूरी बात जो इल्तुतमिश के बारे में है, इल्तुतमिश इक्ता प्रथा, आपने इक्ता प्रथा के बारे में सुना होगा। इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। तो ये भी याद रखेंगे आप, इल्तुतमिश जो था इक्ता प्रथा और शुद्ध जो अरबियन सिक्के थे उनको चलाने वाला प्रथम शासक भी था। ऑप्शन में बलबन भी दिया गया है। तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन और इसका वैसे वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ये एक शासक था। इसने 1265 ईस्वी से लेके 1286 या कहीं पर 87 भी लिखा हुआ होता है, 1265 से 1286 या 87 ईस्वी तक राज किया था। और बलबन को जो था एक न्यायप्रिय शासक भी माना जाता है। ऑप्शन में सिकंदर लोदी भी दिया गया है। तो सिकंदर लोदी का पूरा नाम वैसे सुल्तान सिकंदर शाह था। इसका बचपन का नाम था निज़ाम खान। 17 जुलाई 1489 में यानी 17 जुलाई 1489 को जो था सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यानी इसका राज्याभिषेक माना जाएगा 17 जुलाई 1489। सिकंदर लोदी के समय पे कौन कौन से सुधार और परिवर्तन हुए थे? तो अनाज से चुंगी हटाना जो था सिकंदर लोदी के समय ही हुआ था। व्यापारिक कर हटा दिए गए थे, जिससे जो था व्यापारिक कर हटाने से अनाज, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो थी वो सस्ती हो गई थी। और उस समय जो था सिकंदर लोदी के समय निर्धनों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी दी जाती थी। तो लोदी वंश से ही था, यहीं से पता चल रहा है। और ये लोदी वंश के दूसरे शासक थे। इससे पहले इनके पिता बहलोल लोधी थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है अल बरूनी भारत कब आया था? तो पहले अल बरूनी जो था कौन था और कब भारत आया था? तो भारत आया था 11वीं शताब्दी में आपके। तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी। तो अल बरूनी का जन्म था 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में हुआ था। तो ख्वारिज़म को आजकल हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। और अल बरूनी जो था गजनी जो के शासक महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। तो याद रखेंगे आप, अल बरूनी जो था महमूद गजनवी का एक दरबारी विद्वान था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था। अल बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ 1018 से 1019 ईस्वी के बीच भारत आया था। तो 1018-1019 का मतलब है जो 11वीं शताब्दी है उसमें ये भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके आक्रमण के कारण जो था चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण जो था चोल साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया, उसका पतन हो गया। ऑप्शन
62 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चोल जो था यह तमिल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और भारत आसपास के अन्य देशों में जो था तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शासन किया था और यह शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का इन्होंने एक निर्माण किया। तो चोल राजाओं के प्रमुख राजा जो रहे हैं उसमें विजयालय जो थे, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उन्होंने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर जो था शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया था। इसके बाद आदित्य प्रथम विजयालय सम्राट का शासक बनने में सफल हुए। तो विजयालय साम्राज्य भी कहा जाता था क्योंकि विजयालय सम्राट ने जो था चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद राजेंद्र चोल भी एक शक्तिशाली चोल राजा रहे थे। राजेंद्र चोल प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लोकप्रिय रूप से गंगा को जो था विक्टर कहा था। इस काल के चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासन के बाद राज्य में व्यापक पतन देखा गया और पतन के जो था वो अभी हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो था पूरी तरह 13वीं शताब्दी में जो था चोलों का साम्राज्य खत्म कर दिया था। चोल वास्तुकला जो थी 871 से 1173 ईस्वी में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक प्रतीक है। इन्होंने मध्ययुगीन भारत में कुछ सबसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें आपके बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जैसे मंदिर आपके शामिल हैं। मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चोलों के बाद भी मंदिर वास्तुकला का विकास जारी रहा। चोल की जो कांस्य प्रतिमाएं थी उस टाइम जो बनी हुई थी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में से एक इनको माना जाता था। जो नटराजन की मूर्ति होती है आपने देखी होगी तांडव नृत्य मुद्रा में, वो भी चोलों के द्वारा ही जो था उस समय इसको पहली बार बनाया गया था। तो याद रखेंगे आप, तांडव नृत्य मुद्रा में जो नटराजन की मूर्ति है वो भी चोलों के काल में ही बनी थी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम जो भी क्वेश्चन होंगे उनको ऐसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।